नमस्कार। लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। हमारे साथ मौजूद कानूनी विशेषज्ञ आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए आपके बीच उपलब्ध रहते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको विदेशी फंडिंग से जुड़ी जानकारी देंगे। विदेशी फंडिंग FCRA के तहत रेगुलेट होता है। FCRA का पूरा नाम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जिसे हिंदी में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम कहा जाता है और इसे साल 1976 में बनाया गया था और 2010 में इसमें संशोधन किया गया। कोई भी ऐसी गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन जो सामाजिक या सांस्कृतिक कामों के लिए विदेश से चंदा लेना चाहती है, उसे FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है। FCRA विदेशी चंदा लेने के लिए इजाजत तो देती है, साथ ही विदेश से मिल रहे फंडिंग पर नजर भी रखती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो फंडिंग मिल रही है उसका उद्देश्य क्या है और क्या वो किसी तरह की आतंकी फंडिंग तो नहीं है। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी जानकारी भी रखना FCRA का काम है। अगर FCRA ने किसी तरह की गलत फंडिंग पाई या तो उस NGO का रजिस्ट्रेशन रद्द भी कर सकती है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी विदेशी फंडिंग और FCRA पर। पूरी जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ और अधिवक्ता नवीन पांडे जी। अगर आपको इस FCRA विदेश फंडिंग से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। नवीन पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। चलिए विषय की जानकारी एक बार फिर से आपको दे देते हैं। विदेशी फंडिंग से जुड़ी कानूनी जानकारी आपको हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर कॉल करके आप ले सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ से जुड़ सकते हैं। नंबर्स हैं 0120-6127-937, 0120-6127-938। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और नवीन पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि FCRA क्यों लाया गया। कभी कभी विदेशी योगदान से जो संस्थाएं संचालित होती हैं वो विदेशी ताकतों के इशारे पर राष्ट्रों या जो योगदान प्रदान करते हैं उनके इशारों पर भारत की नीतियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का काम करने लगती हैं। ऐसी स्थिति में जो विदेश से मिलने वाला चंदा है या दान है उसको रेगुलेट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि सभी संस्थाएं इस तरह के कृत्य में मतलब इस तरह के कृत्य करती हैं, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस तरह का काम भी करती हैं। सन 1976 में आपातकाल के दौरान ये आशंका जताई गई कि विदेशी शक्तियां स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से देश में धन प्रदान कर, है ना, हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही हैं। तो इस चीज पर रोकथाम लगाने के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए 1976 में FCRA पहली बार इस देश में लागू किया गया। समय समय पर इसमें संशोधन भी हुए, जैसे कि सन 2010 में संशोधन किया गया, उसके बाद 2015 में भी संशोधन किया गया और 2015 में गृह मंत्रालय की ओर से इस कानून से जुड़े कुछ नियम भी जारी किए गए, जिसके तहत विदेशी जो धन प्राप्त हो रहे हैं NGOs को, उन NGOs के लिए ये आवश्यक कर दिया गया कि उन्हें वचन देना होगा कि कोई भी विदेशी फंड भारत की संप्रभुता और अखंडता या उसके किसी भी देश के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। इसके अलावा इन संस्थाओं के लिए यह भी आवश्यक किया गया कि ये जो अपना बैंक अकाउंट है जिसमें फॉरेन फंडिंग ये प्राप्त करते हैं, वो बैंक अकाउंट किसी नेशनलाइज्ड बैंक में या ऐसे किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में ही रखेंगे जिस पर सुरक्षा एजेंसियां कभी भी उनकी जांच पड़ताल कर सके और उस पर नजर रख सके। जी। सितंबर 2020 में
भारत सरकार ने कुछ और संशोधन किए और एफसीआरए कानून को और भी कड़ा कर दिया। इसके तहत सभी संगठनों को या जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनके लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप विदेशी फंडिंग प्राप्त नहीं कर सकते और जो रजिस्ट्रेशन होगा वो इनिशियली 5 साल के लिए होगा और उसके बाद में ये देखा जाएगा कि क्या आप बाकी मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं करते। यदि आप मानदंडों को पूरा करते हैं तो रजिस्ट्रेशन को रिन्यू किया जा सकता है। साथ ही साथ सभी संस्थाओं के ऊपर आयकर रिटर्न दाखिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया। यदि सीबीआई के आंकड़ों को हम देखें तो कुल 22 लाख के करीबन गैर सरकारी संगठन हमारे देश में काम कर रहे हैं और इन 22 लाख गैर सरकारी संगठनों में से तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 10% के लगभग ऐसी संस्थाएं हैं जो रिटर्न दाखिल करती हैं, बाकी संस्थाएं दाखिल नहीं करती। ये अपने आप में ये समझने के लिए काफी है कि एफसीआरए जैसे कानून की आवश्यकता इस देश में क्यों पड़ी। क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां उन्हें उपयोग किया जा रहा है, इन चीजों को जब तक विनियमित नहीं किया जाएगा तब तक विदेशी फंडिंग के द्वारा इस देश की आंतरिक नीतियों के साथ भी छेड़छाड़ होता रहेगा। देश की सुरक्षा संप्रभुता पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है और साथ ही साथ जो विदेशों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो इन्हीं के रोकथाम के लिए एफसीआरए लाया गया। जी नवीन जी, बहुत बेहतर तरीके से आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि आखिर एफसीआरए क्यों लाया गया है, इसका मकसद क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। नवीन जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि एफसीआरए के तहत विदेशी योगदान, कंट्रीब्यूशन, फंडिंग क्या होता है? एफसीआरए के लिए एफसीआरए के तहत जो कंट्रीब्यूशन होता है उसकी परिभाषा दी गई है एफसीआरए एक्ट 2010 के सेक्शन 21H में। इसमें यह कहा गया है कि किसी विदेशी स्रोत द्वारा किया गया कोई दान, वितरण या हस्तांतरण, अब ये दान, वितरण या हस्तांतरण किसी वस्तु का हो सकता है। ये वस्तु किसी व्यक्ति को उपहार के रूप में यदि दी गई है उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए और उस वस्तु की जो कीमत है जिस तारीख में ये उपहार के तौर पर दी जाती है उस तारीख में जो सरकार द्वारा निर्धारित उसके अंदर यदि है फिर तो ये विदेशी फंडिंग में नहीं आएगा। लेकिन यदि उससे ज्यादा है तो फिर ये विदेशी फंडिंग माना जाएगा। जी। इसके अलावा यदि कोई प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम है 1956 का, उसके तहत यदि कोई सिक्योरिटी दी जा रही है विदेश से जी, या किसी प्रकार की विदेशी मुद्रा या भारतीय मुद्रा या कोई भी अन्य प्रकार की मुद्रा यदि दी जाती है तो उसको विदेशी फंडिंग माना जाएगा। जी बिल्कुल, ये जी परिभाषा है जी। इसके अलावा जो है और किसी भी तरह की फंडिंग अगर होती है और वो लिमिट के अंदर है तो फिर उसको विदेशी फंडिंग एनजीओ के लिए नहीं माना जाएगा। जी बिल्कुल नवीन जी, विदेशी योगदान यानी कि विदेशी फंडिंग कंट्रीब्यूशन कौन प्राप्त कर सकता है, कौन नहीं ले सकता है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इसे कैटेगराइज्ड कैसे किया गया है कि ये विदेशी फंडिंग जो योगदान है वो लिया जा सकता है, कुछ ये लोग हैं, ये लोग नहीं ले सकते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को अच्छी तरीके से आप समझा दीजिए। जरूर। यदि हम एफसीआरए एक्ट 2010 को देखें तो उसके सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज M के अंदर जी ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, अब व्यक्ति का मतलब या तो इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है
या कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जी। या फिर कोई संस्था हम्म। या कंपनीज एक्ट 1956 के तहत 1956 के सेक्शन 25 के तहत रजिस्टर्ड कोई कंपनी या 2013 के जो कंपनीज एक्ट है उसके सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड कोई कंपनी, ये सब व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। तो ये सारे व्यक्ति जो है जी। ये कोई भी विदेशी योगदान प्राप्त कर सकता है। अब इनके लिए आवश्यक है कि ये सालाना रिटर्न फाइल करते हो। इसके अलावा कुछ और शर्तें हैं जिनका पालन इन व्यक्तियों को करना होगा विदेशी फंडिंग प्राप्त करने से पहले। जी। पहली शर्त यह है कि इनका कोई निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम हो, है ना, जिस पर ये काम करते हैं। जी। इसके अलावा इन्हें केंद्र सरकार से FRCA के तहत या तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपना, या फिर यदि ये रजिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में इनको पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जी। और तीसरी जो शर्त है वो ये है कि FCRA एक्ट 2010 के सेक्शन 3 में जो प्रतिबंधित व्यक्ति वहां पर बताए गए हैं, ये उन प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची में नहीं आने चाहिए। जी। अगर इन 3 शर्तों का ये पालन करते हैं तो ये विदेशी कंट्रीब्यूशन या फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। जी नवीन जी, और भी विदेशी फंडिंग से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी दे रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ लगातार हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो आपको इससे जुड़े हुए विषय की जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको भी इस विषय से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, कोई समस्या है, या फिर आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर राय मशवरा कर सकते हैं, अपने सवालों का जवाब हल कर सकते हैं। नवीन जी, ये जो गैर कानूनी कंट्रीब्यूशन होता है, ये इस दौरान फंडिंग लेने वालों पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि गैर कानूनी फंडिंग कब होता है। जी। तो इसके लिए हमें मैं आपको बता दूं कि या तो जो व्यक्ति है जो फंडिंग ले रहा है, या तो उसने ना ही कोई रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और ना ही कोई पूर्वानुमति ली हुई है। तो ऐसे व्यक्तियों द्वारा लिया गया जो भी फंडिंग होता है वो गैर कानूनी फंडिंग होता है। जी। इसके अलावा यदि FCRA रजिस्ट्रेशन है लेकिन निर्धारित बैंक अकाउंट है जिसमें FCRA फंडिंग लेनी होती है, उसके अलावा यदि किसी और बैंक अकाउंट में ये फंडिंग आती है तो भी वो गैर कानूनी फंडिंग हो जाता है। यदि जो व्यक्ति है या संस्था है वो फंडिंग तो दे रहा है लेकिन वार्षिक आयकर वो दाखिल नहीं कर रहा है, या FCRA रजिस्ट्रेशन के अंदर उसने गलत जानकारी दी हुई है या गलत रिटर्न दाखिल किया हुआ है, या जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या फिर कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि जब इस तरह की गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो ऐसे संस्थाओं का या व्यक्तियों का जो FCRA रजिस्ट्रेशन होता है वो या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या कैंसिल कर दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो कि स्पष्ट हो जाता है कि या तो आपके पास रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, या आपका रजिस्ट्रेशन या जो प्रायर परमिशन है वो सस्पेंडेड है या कैंसिल्ड हो गया, और ऐसी स्थिति में आप विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं जी। तो वो विदेशी फंडिंग जो है वो गैर कानूनी हो जाता है। जी नवीन और जी, जिस वक्त यदि आप गैर कानूनी फंडिंग ले रहे हैं तो आपके खिलाफ जो कार्रवाई की जा सकती है उनमें शामिल है आपके खिलाफ जो है पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं, या फिर जो भी फंडिंग आपने ले रखा है या उस फंडिंग से जो भी एसेट्स बनाए हुए हैं उनको जब्त भी कर सकती है सरकार, है ना। जी नवीन जी, जी बिल्कुल। इस तरह की कार्रवाई करके आपकी पूरे क्रियाकलाप को रोक लगाया जा सकता है। नवीन जी, एक आखिरी सवाल का जवाब और आपसे चाहेंगे। 2022 में FCRA नियमों में बदलाव किया गया था, ये बदलाव क्या थे? वक्ता जी, इसमें जो प्रमुख बदलाव थे
वो 7 बदलाव थे, जो सबसे प्रमुख बदलाव है। सबसे पहला तो ये था कि जो सीमा थी विदेशों में अपने किसी रिश्तेदार से विदेशी फंडिंग प्राप्त करने की, वो इन बदलावों से पहले 1 लाख रुपए की सीमा थी। 2022 में इसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया। पहले क्या होता था कि यदि 1 लाख से अधिक की कोई राशि प्राप्त हो रही है आपके किसी रिश्तेदार से, तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर इसकी सूचना सरकार को देनी होती थी या एफसीआरए अथॉरिटी को देनी होती थी। अब नए नियम के तहत यदि 10 लाख के अंदर है तो आपको सूचना देना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि फंडिंग 10 लाख से ऊपर है तो ऐसी स्थिति में आपको सूचना देना पड़ेगा कंसर्न अथॉरिटीज को। और जो समय सीमा है उसको 30 दिन से बढ़ा करके 3 महीने का कर दिया गया है। इसके अलावा जो फॉर्म 6D फाइल करना होता था व्यक्तियों को या संस्थाओं को, उसके लिए 15 दिन की समय सीमा थी, इसको भी बढ़ा करके अब 45 दिन कर दिया गया है। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीट जो प्राप्त होते हैं उनको क्वार्टरली अपने वेबसाइट पर पब्लिश करने की आवश्यकता होती थी 2022 से पहले तक। 2022 के अमेंडमेंट के बाद से अब ये आवश्यक नहीं है कि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको मिल रहे हैं उसको आपको पब्लिश करना पड़ेगा, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अब नहीं रह गई। इसके अलावा कुछ फॉर्म्स थे FC 61 से लेकर FC 6E तक, है ना, तो इनको जो फाइल करने की समय सीमा थी वो भी 15 दिन की थी, जिसको बढ़ा के 45 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा जो आपकी किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ यदि कोई आदेश पारित हुआ है किसी तरह के कंप्लायंस के उल्लंघन के मामले में, तो इन ऑर्डर्स के रिवीजन के लिए जो प्रोसीजर था उसको चेंज किया गया। पहले ये आवेदन सादे कागज पर लिख के दिए जाते थे। इन संशोधन के बाद से अब इसको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना होता है। इसके अलावा जो बैंक अकाउंट खोलने की समय सीमा थी उसको भी बढ़ाया गया है, उसको भी 30 दिन से बढ़ा करके 3 महीने कर दिया गया। तो इस तरह के बदलाव 2022 में किए गए हैं एफसीआरए रेगुलेशंस के। जी बिल्कुल नवीन पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम के जरिए जुड़कर विदेशी फंडिंग के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को इतने बेहतर तरीके से समझाने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।